बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे आसमान से बरस रही आग की। जी हां, नौतपे का आज दूसरा दिन है। पिछली बार भी नौतपा में भीषण गर्मी थी। इस बार कई रिकॉर्ड टूट रहे हैं, जबकि कोरोना काल में 62 दिनों से लॉकडाउन लगा हुआ है। हिंदुस्तान में लोग घरों में बंद हैं। इस दौरान वायु प्रदूषण कम है, प्रकृति स्वच्छ हुई है, फिर भी तापमान में कोई कमी नहीं आई। इस बार नौतपा कितना तपने वाला है, इसका अंदाजा पहले दिन से ही हो गया था। पहले दिन प्रदेश में भीषण गर्मी लेकर आया। दिल्ली, भोपाल और रायपुर तपा, वहीं दूसरे दिन भी गर्मी प्रचंड रही। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा खजुराहो तपा है। यहां का पारा 40.6 डिग्री तक पहुंच गया। प्रदेश में 19 से ज्यादा जिलों में 44 डिग्री के पार तापमान रहा। राजधानी भोपाल की बात की जाए तो यहां पर 44 डिग्री। नौतपे के दूसरे दिन मंगलवार को भोपाल में तापमान 44 डिग्री रहा है। इंदौर में आज तापमान 41.4 डिग्री रहा। जबलपुर में 44 डिग्री तापमान रहा है। सोमवार की तरह मंगलवार को भी खरगोन, नौगांव, भट्टी की तरह तपे हैं। यहां तापमान 46 डिग्री दर्ज किया गया। रीवा में 45.8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने ग्वालियर चंबल संभाग के सभी जिलों समेत छतरपुर जिले में तेज लू का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं रीवा, भोपाल संभाग, टीकमगढ़, पन्ना, सागर, दमोह, उमरिया, जबलपुर, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, शाजापुर, खंडवा, खरगोन, गुना, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर में लू का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि लू से बचने के लिए अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकलें, सूर्य के सीधे संपर्क में आने से बचें। अगले 2 दिन इसी तरह का मौसम बना रहेगा। तो देश में तीव्र गर्मी पड़ने की शुरुआत हो चुकी है। कई शहरों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जा चुका है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल तो लू से अभी राहत नहीं मिल सकेगी। कहा गया है कि सूरज के तेवर अगले कुछ दिन बेहद तीखे होंगे। देश के अलग अलग राज्यों की तस्वीरें भी गर्मी के हालात बयां कर रही हैं। भोपाल की बात करें, चंडीगढ़ की बात करें, अमृतसर की बात करें, दिल्ली की बात करें तो कमोवेश यही हालात सब कहीं हैं। गर्मी तीखे तेवर दिखा रही है, लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। लॉकडाउन चल रहा है लेकिन गर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही। तो आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है, इसे हम जानने की कोशिश करेंगे और सीधे बातचीत करेंगे मौसम वैज्ञानिक अजय शुक्ला जी से। अजय जी, आपका बहुत स्वागत करता हूं बस न्यूज़ पर। अजय जी, 62 दिन से लॉकडाउन लगा हुआ है पूरे देश में। ना फैक्ट्रियां चल रही हैं, ना व्हीकल्स चल रहे हैं, प्रदूषण कम हुआ है, वायु प्रदूषण, लेकिन तापमान में कोई कमी नजर नहीं आती। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, इसके कई कारण हैं। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि सूर्य की किरणें मध्य प्रदेश और उसके आसपास के जो प्रदेश है उसमें सीधी पड़ रही हैं। दिन का समय 13.5 घंटे से भी ज्यादा है और जो सिस्टम वगैरह जो आती जिसके कारण जो है मौसम में परिवर्तन आ रहा था, पश्चिमी विक्षोभ, वो अभी है नहीं या उसका प्रभाव कम है। तो ये सब कारणों से जो है अभी तापमान जो है लू की स्थिति बनी हुई है, कहीं कहीं तीव्र लू की स्थिति बनी हुई है। जी अजय जी, गर्मी का सितम लगातार जारी है। इस सितम से प्रदेशवासियों को, देशवासियों को कब तक राहत मिल सकेगी, ऐसा कुछ अनुमान मौसम विभाग का? हाँ, बिल्कुल अनुमान है। आगामी 2-3 दिनों तक 28 तारीख तक जो है या विशेषकर ये स्थिति थोड़ी सी जो है बनी रहेगी कमोबेश जो है। उसके बाद फिर जो है 29-30 तारीख तक, विशेषकर भोपाल की अपन बात करें या मध्य प्रदेश की बात करें तो 30 तारीख के आसपास जो है मौसम में परिवर्तन होने की संभावना है और बादल होने तथा कहीं कहीं बूंदाबांदी होने की भी संभावना है। तो 30 तारीख के बाद जो है फिर राहत की गुंजाइश है। जी अजय जी, आपका बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, हमें जानकारी देने के लिए। तो ये थे मौसम वैज्ञानिक अजय शुक्ला, जो बता रहे हैं कि अभी कुछ दिन ऐसे ही हालात रहने वाले हैं, लेकिन 29 से 30 तारीख के बाद थोड़ी सी राहत प्रदेशवासियों को मिल सकती है। गर्मी से बचने के घरेलू उपाय आपको हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। गर्मी में विटामिन ए युक्त फ्रूटी जैसे पदार्थ लें। विटामिन सी से युक्त रसीले फ्रूट्स जैसे आम ले सकते हैं आप। भीषण गर्मी में दही, मौसमी ताज़े फल, मठा भी ले सकते हैं। ये हेल्दी होने के साथ साथ शरीर को अंदर से ठंडा रखते हैं। वहीं कोरोना संक्रमण को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने समीक्षा बैठक ली है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर उत्तम मिश्रा भी बैठक में मौजूद रहे। वरिष्ठ अधिकारियों और जिला प्रशासन के अधिकारियों से समीक्षा की गई है। प्रदेश की स्थिति का यहां पर ब्यौरा लिया गया, किस तरीके के हालात कोरोना संक्रमण को लेकर हैं, कोरोना की स्थिति और बचाव के लिए काम किए जा रहे हैं, इसकी समीक्षा हो रही है। मध्य प्रदेश में कोरोना का रिकवरी रेट अब तक
53% है। इंदौर संभाग की स्थिति में निरंतर सुधार हो रहा है। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान कोरोना को लेकर प्रदेश पर नजरें बनाए हुए हैं, पल पल अपडेट ले रहे हैं क्या कुछ हालात प्रदेश में हैं उसके लिए, और इसी कड़ी में आज समीक्षा बैठक हुई। मध्य प्रदेश की सरकार ने किसानों को बड़ी सौगात दी है। 16 लाख किसानों का 85 करोड़ का बकाया ब्याज राज्य सरकार ही भरेगी। गृहमंत्री उत्तम मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट की बैठक में किसानों को लेकर यह बड़ा फैसला लिया गया। इसके साथ ही गेहूं खरीदी के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया है कि सरकार ने अब तक 1 करोड़ 16 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा है, जो आगे भी जारी रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया है कि संबल योजना के तहत हितग्राहियों को राशि पहुंचाई जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा संबल योजना में कैबिनेट के बाद में जो हितग्राही थे उन हितग्राहियों को भी 1,71,844 हितग्राहियों को 1,763.63 करोड़ की एक क्लिक करके बटन करके राशि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा डाली गई। 16 लाख किसानों का 85 करोड़ रुपए का ब्याज राज्य सरकार भरेगी, ये भी आज तय किया है। 31 मई के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी कभी भी हेलीकॉप्टर से इन मजदूरों के पास उतर सकते हैं और काम की अद्यतन स्थिति मजदूरों के बीच जानकर पूछ सकते हैं। अब कुछ सियासी खबरों का रुख करेंगे। प्रदेश में उपचुनाव की आहट होते ही वर्तमान शिवराज सरकार पूर्व कमलनाथ सरकार को घेरने में जुट गई है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने गेहूं खरीदी में बड़े घोटाले का आरोप लगाते हुए पूर्व सीएम कमलनाथ के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। पटेल ने कहा कि पिछले साल कांग्रेस सरकार ने वेयर हाउस पर खरीदी कराई थी। सरकारी वेयर हाउस को छोड़कर प्राइवेट वेयर हाउस पर यह खरीदी की गई थी, जिसमें निजी वेयर हाउस को 0.5% कमीशन दिया गया। वेयर हाउस वाले ने 20,000 का टेंट लगाया, 5,000 की लाइट और 5,000 का पानी, कुल 30,000 रुपये खर्च किए। उनके खातों में 23,10,000 रुपये आ गए। ये बड़ा घोटाला पूरे प्रदेश में किया गया है, उसकी हम जांच करा रहे हैं। कमल पटेल ने कहा कि इसमें अगर पूर्व सीएम कमलनाथ भी दोषी होंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। प्रमुख सचिव दोषी होंगे या वेयर हाउस वाले, जो भी इस गड़बड़ी में शामिल होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पिछली बार कांग्रेस की सरकार ने 0.5% कमीशन, जो 1% कमीशन हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी खरीदी मिलती है, मतलब उदाहरण के लिए 1 लाख कुंटल का वेयर हाउस है, 1 लाख कुंटल खरीदा सोसाइटी ने, तो उसको 4620 रुपये पिछली बार समर्थन मूल्य था, तो 46,20,000 मिल रहा था। उसमें से 0.5% उन्होंने प्राइवेट वेयर हाउस वालों को दिलवा दिया, वेयर हाउस का कर दिया, एक नियम बना दिए। और उसका खर्चा कितना हो, 20,000 का टेंट, 5,000 का पानी, 5,000 की लाइट, 30,000 खर्च करके उसको 23,10,000 मिल गए। ये भ्रष्टाचार था और इसलिए अब इनकी जांच करा के FIR कराएंगे, चाहे उसमें कमलनाथ जी हो दोषी तो वो भी जेल जाएंगे और अधिकारी चाहे प्रमुख सचिव हो वो भी जेल जाएंगे। अब बात करेंगे बंगले पर हो रही सियासत की। जबलपुर में पूर्व मंत्री लखन सिंह घनघोरिया को बंगला खाली करने का नोटिस मिला है। भोपाल के बाद जबलपुर स्थित निवास को खाली करने का नोटिस मिला है, जिसके जवाब में घनघोरिया को संभाग आयुक्त को लेटर लिखा है, जिसमें कहा गया है कि अभी बंगला खाली करने में मैं असमर्थ हूं। साथ ही आरोप लगाया है कि सरकार के दबाव में आवासहीन उन्हें किया जा रहा है। आपको बता दें, कुछ दिन पहले ही 23 पूर्व मंत्रियों को भोपाल स्थित बंगले खाली कराने का नोटिस पहले ही मिल चुका है। अचानक से एक पत्र हमारे पास पहुंचता है कि 1 सप्ताह के अंदर आपका ये आवंटन निरस्त किया जाता है, 1 सप्ताह के अंदर इसको आप खाली करें। उसी संबंध में हमने कमिश्नर महोदय को एक पत्र अपना स्पष्टीकरण दिया है और उन तमाम बातों का हमने उल्लेख किया है कि अभी हम विधायक हैं, सरकार ठीक है किसी भी राजनीतिक दल की आती है जाती है, कम से कम इतना समय तो दिया जाता है। यदि अधिकारी भी कोई ट्रांसफ़र होकर कहीं जाता है तो उसको उसका आवास खाली कराने के लिए 6 महीने का वक्त होता है। और फिर तो ये कोरोना काल है और हम तो सीधे से कह रहे हैं कि हमारा जो अधिकार है आवास आवंटन का हमारे क्षेत्र में यदि ऐसा हमको आवास मिल जाता है जिससे हम व्यवस्थित अपने क्षेत्र के लोगों की सेवा कर सकें। बहुत स्पष्ट है कि इस दौर में यदि इस प्रकार का पत्र कोई आ रहा है तो कौन सी भावना से प्रेरित होकर आ रहा होगा
कौन सा दबाव इन अधिकारियों को होगा, इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं। कोरोना संकट के बीच मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की कवायद तेजी से चल रही है। मंगलवार को सीएम शिवराज के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और संगठन महामंत्री सुहास भगत की मुलाकात हुई। माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल में कौन शामिल होगा, इसकी सूची तैयार हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक 22 से 24 कैबिनेट और राज्य मंत्री बनाए जा सकते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि सिंधिया गुट के 4 और अपनी मर्जी से कांग्रेस से बीजेपी में आए 3 नेताओं का मंत्री बनना लगभग तय है। बीजेपी में 40 से ज्यादा ऐसे नाम हैं जो अपनी दावेदारी पेश कर चुके हैं। वीडी शर्मा ने भी कहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द ही होगा। मंत्रिमंडल की तैयारी मुझे लगता है कि जल्दी ही माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर जल्दी ही मुझे लगता है विचार करके और मंत्रिमंडल का गठन जल्दी होगा। वहीं कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुई सिंधिया समर्थक इमरती देवी ने 2 दिन पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की है। इस दौरान इमरती देवी ने कहा कि सीएम से मुलाकात के दौरान मंत्रिमंडल को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। साथ ही कहा कि मंत्री बनने की लालसा भी नहीं है। डबरा के विकास और जिला बनाने को लेकर उनकी ये चर्चा हुई है। हर नेता पे महाराज के फोन आ रहे कि कोरोना में अच्छे से देखभाल करें और लोगों को परेशानियां ना आए। और जैसे ही लॉकडाउन खुलता है सिंधिया जी ग्वालियर आ जाएंगे और फिर सिंधिया जी लापता को ना तो वो विधायक हैं, ना वो सांसद हैं, ना वो मंत्री हैं। अब अपने घर हैं तो घर हैं। अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। सरकार ने मंगलवार को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। 67 अधिकारियों के तबादले किए गए। 49 आईएएस अधिकारियों को इधर से उधर किया गया। वहीं 2 आईपीएस, 2 आईएफएस और 14 आरएएस बदले गए हैं, जिनमें से 22 जिलों के कलेक्टर भी बदल दिए गए। जो तबादला सूची जारी की गई है उसमें जिला पंचायत सीईओ के नाम भी शामिल हैं। इस प्रशासनिक सर्जरी को 2 तरीके से देखा जा रहा है। पहला, जिलों में अधिकारियों का परफॉर्मेंस और दूसरा, सरकार की पसंद। कई कलेक्टर्स को बेहतर काम का इनाम मिला, जिसमें सरगुजा कलेक्टर को बेहतर परफॉर्मेंस के चलते बिलासपुर जिले की कमान सौंप दी गई। तो कोरबा में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा होने के बाद कलेक्टर को बदलने की खूब चर्चा थी, लेकिन कोविड-19 को लेकर जिस तरीके से कलेक्टर ने नियंत्रित किया है तो उनका तबादला नहीं हुआ। इसी तरह मंत्रालय स्तर पर भी सरकार ने अपने स्तर पर फेरबदल किया है। इस फेरबदल के बाद कहा जा सकता है कि कोरोना संक्रमण के बाद अब सरकार का पूरा फोकस काम पर हो चुका है। पूर्वी लद्दाख में एलसी के आसपास चीन और भारतीय सेना के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। चीन की हरकतों के बीच भारत में भी हालात से निपटने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मंगलवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने हाईवे लेवल मीटिंग ली, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस बिपिन रावत और तीनों सेना के प्रमुख शामिल हुए। जिसके बाद मोदी ने विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला से भी चर्चा की है। बैठक में पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को चीन की हरकतों पर भारतीय सेना के जवाब की जानकारी दी गई, जिसमें 2 अहम फैसले लिए गए हैं। क्षेत्र में सड़क निर्माण जारी रहेगा और भारतीय सैनिकों की तैनाती उतनी ही रहेगी जितनी चीन की है। अगर भारत और चीन की सेनाएं लद्दाख में आमने सामने हुई तो 2017 के डोकलाम विवाद के बाद ये सबसे बड़ा विवाद होगा। भारत ने पैंगोंग झील और गालवान वैली में सैनिक बढ़ा दिए हैं। इन दोनों इलाकों में चीन ने 2000 से 2500 सैनिक तैनात किए हैं। साथ ही अस्थायी सुविधा भी बढ़ा रखी है। चीन लद्दाख के कई इलाकों पर अपना दावा करता रहा है। तो चलिए इस मसले पर चर्चा के लिए हम बातचीत करेंगे डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने जी का, जो विदेश मामलों के जानकार हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत स्वागत करता हूं बंसल न्यूज़ पर। धन्यवाद सुमित जी। डॉक्टर साहब, जो जिस तरीके से चीन और भारतीय सेना के बीच 2 टकराव हो रहा है, तनाव हो रहा है, उसकी क्या वजह देख रहे हैं आप सर? देखिए सुमित जी, जो इस समय का दौर है, खासकर कोरोना के बाद जो विवाद शुरू हुए हैं और अमेरिका ने जो टारगेट किया है चाइना को, उसमें भारत जो है भारत फायदे में नजर आ रहा है, न केवल कूटनीतिक तौर पर, सामरिक तौर पर, लेकिन आर्थिक तौर पर भी। तो चीन की आदत है कि ऐसे समय में जब दुनिया का ध्यान हटाने के लिए वह क्या करता है, कुछ न कुछ ऐसी हरकतें जरूर करता है जिससे दुनिया का ध्यान भटके। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चीन ने जो अभी हाल ही में जो गालवन घाटी है, वहां पर भारत पर यह आरोप लगाया है कि हम लोग वहां पर निर्माण कर रहे हैं। लेकिन
दिलचस्प चीज ये है कि वो पूरा का पूरा हमारा इलाका है और वो फैसिलिटीज जो हम निर्माण कर रहे हैं, वहाँ पर सड़क और रोड बना रहे हैं, उस पर वो जानबूझ के अड़ंगे डाल रहा है। अब यहाँ पर हमारी जो विदेश नीति वो बड़ी दिलचस्प नजर आ रही है। वास्तव में भारत की विदेश नीति के बारे में माना जाता था कि हम रुको और देखो की नीति पर चलते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में हम अग्रगामी नीति पर चलते हैं। जैसे हमने डोकलाम में किया था, आगे बढ़ के सामना किया, और इस बार एक बार फिर भारतीय सेना ने न केवल उनका सामना किया, लेकिन उनके तकरीबन 2500 सैनिक थे और हमारे बहुत कम सैनिक थे, लेकिन उसके बावजूद हाथापाई हुई। और यहाँ पर ये जरूर था कि जो चाइना है उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उन्होंने जिस प्रकार से भारतीय सैनिकों को निशाना बनाया, चूंकि हमारी संधि है कि गोलियां नहीं चलेगी, तो उनके जो डंडे थे उन पर तार वगैरह बंधे हुए थे। लेकिन इस सबके बावजूद भारत जो है, जिस प्रकार से भारत की विदेश नीति चल रही है, और आज रक्षा मंत्री ने जो बैठक की है, तो हमने चाइना को संदेश दे दिया है कि हम दब कर रहने वाले लोग नहीं है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सामरिक तौर पर भी हम मजबूत हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो चीन से निपटने की तैयारी भारत ने भी शुरू कर दी है। लद्दाख में भारत और चीन के बीच तनाव, चीन की हरकतों के बीच भारत में भी हालात से निपटने की तैयारी यहां पर हो रही है। पीएम मोदी ने आज हाई लेवल मीटिंग की थी इस मसले पर। वहीं बीजेपी के 2 सांसद ताइवान की राष्ट्रपति त्साई इंग-वेन के शपथ ग्रहण में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। इससे भड़के चीन ने भारत से अपने आंतरिक मामलों में दखल देने से बचने को कहा है। ताइवान के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में दिल्ली से बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी और राजस्थान के चुरू से सांसद राहुल कस्वान ने इसमें कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिरकत की थी। उन्हें दूसरे कार्यकाल की बधाई दी। नई दिल्ली में चीनी राजदूत की काउंसलर लियू बिंग ने लिखित आपत्ति जाहिर की है। चीन ने ताइवान के राष्ट्रपति को बधाई देने को गलत बताया है। वहीं कोरोना संक्रमण को लेकर प्रदेश का हेल्थ बुलेटिन जारी हुआ है। आज 165 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पूरे प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। 5 की मौत हुई है। इंदौर की बात करें तो यहां पर 39 पॉजिटिव मरीज मिले। भोपाल में 32, उज्जैन में 26, बुरहानपुर में 15, ग्वालियर में 10 मरीज मिले हैं। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 7024 पहुंच चुका है। वहीं 3689 मरीज ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 3030 हुई है। कोरोना से अब तक 305 मरीजों की मौत हो चुकी है। तो पूरे प्रदेश में क्या कुछ हालात हैं, उसे जानने के लिए हम बातचीत करेंगे हमारे संवाददाता आकर्ष शर्मा से। आकर्ष, कुछ दिन पहले स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा था कि अब हम कोरोना को कंट्रोल करने की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नजर नहीं आ रहा। साफ तौर पर जो आंकड़े दिखा रहे हैं वो नरोत्तम मिश्रा जो गृह मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने जो कहा था उससे उलट हैं। साफ तौर पर लगातार जो पेशेंट देखने को मिल रहा है 150, 200 और 250 हर दिन यही आंकड़ा देखने को मिल रहा है। आज फिर 165 मरीज सामने आए हैं। जिस तरीके से राजधानी भोपाल और इंदौर जिस तरीके से हॉटस्पॉट बना हुआ है, हालांकि इंदौर में आज थोड़े कम मरीज मिले हैं, 39 मरीज सिर्फ सामने आए हैं। वहीं भोपाल में 32 है, उज्जैन में 26 है, बुरहानपुर में 15 है। जो बड़े हॉटस्पॉट बने हुए हैं वहां पर लगातार मरीजों की संख्या देखने को मिल रही। टोटल 165 हो गए हैं और जो आंकड़ा है पूरे मध्य प्रदेश का वो 7000 के पार पहुंच चुका है। 7024 मरीज हो चुके हैं। हालांकि इसमें से करीब 3500 जो मरीज हैं वो ठीक होकर अपने घर की तरफ भी चले गए। लेकिन सुमित, साफ तौर पर जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं वो अभी भी चिंता का विषय जरूर बने हुए हैं। आकर्ष, आप हमारे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पर हम आपसे जानकारी लेंगे। तो कोरोना संक्रमण को लेकर हेल्थ बुलेटिन मध्य प्रदेश का जारी हुआ। 165 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। वहीं राजधानी में जल्द खुल सकते हैं बाजार। जिला प्रशासन बाजार खोलने की शर्तों के साथ मंजूरी दे सकता है। कंटेनमेंट एरिया छोड़कर बाकी जगह बाजार खुल सकते हैं। जिला प्रशासन कुछ शर्तों के साथ बाजार खोलने पर विचार कर रहा है। ऑड इवन की तर्ज पर बाजार खुल सकते हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ही होगा। कपड़ा, इलेक्ट्रिकल, मोबाइल शॉप, स्टेशनरी की दुकान खुल सकती हैं। रेस्टोरेंट और मिठाई की दुकान भी खुलेंगी। रेस्टोरेंट में बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी। पैकिंग की व्यवस्था वहां पर होगी। स्पा, सैलून, मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स अभी नहीं खुलेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दुकानदार ग्राहक को मास्क लगाना बेहद ही जरूरी है। जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ व्यापारियों की बैठक हुई है। अधिक जानकारी के लिए हम रुक करेंगे आकर्ष का। आकर्ष, क्या कुछ प्लानिंग है सरकार की बाजारों को खोलने को लेकर?
जिस तरीके के सुमित साफ तौर पर पहले जो अनुमान जताया जा रहा था उसी तरीके से अभी जस्ट आदेश आ गए हैं जिला प्रशासन की तरफ से। आदेश जो आ गए हैं इसमें उन्होंने ऑड इवन का फार्मूला तो अपना ही है, साथ में उन्होंने ये जो दुकानें हैं उनको लेकर भी ये दिखाया है कि जो सोमवार और गुरुवार मतलब कपड़ा, जूते, चप्पल, स्टेशनरी की किताब की दुकानें जो है वो खुलेंगी। बाकी इलेक्ट्रॉनिक, हार्डवेयर, इलेक्ट्रिकल्स की जो दुकान है मंगलवार, शुक्रवार खुलेंगी। ज्वेलरी जो है वो बुधवार और शनिवार को खुलेगी। कॉस्मेटिक भी इसमें खुल सकती हैं सुमित। और बाकी जो है किराना, अति आवश्यक वस्तुएं आदि, वाहन रिपेयरिंग, सॉफ्टवेयर जो पार्टनर्स हैं दुकानें, इनकी जो है समस्त दिन तक खुल सकती हैं। मेडिकल की जो दुकान है वो भी हर दिन खुल सकती हैं। तो इस तरीके के जो आदेश हैं वो आ गए हैं, लेकिन इसमें साफ तौर पर यही है कि जो दुकानें हैं उनको सप्ताह में 2-2 दिन का समय दिया गया है। और एक बाजार की बात की जाए, जैसे भोपाल के बड़े बाजार हैं जैसे न्यू मार्केट, एमपी नगर, इस तरीके के 10 नंबर के बाजार हैं, तो सुमित यहाँ पर ऑड इवन का तो ध्यान रखना ही होगा। साथ में ये भी है कि एक इलाके में यदि एक दुकान पहले से एक बाजार के इलाके में यदि कोई कपड़े की दुकान है तो वहां पर दूसरी कपड़े की दुकान नहीं खोली जाएगी। मतलब एक इलाके में एक ही चीज की दुकान खुलेगी। ऐसे में कम से कम दुकानें खुलेंगी लेकिन हर चीज की दुकानें खुल सकती हैं। तो ऐसा अभी आदेश आ गया है। और जो कंटेनमेंट जो क्षेत्र हैं वहां पर इसको नहीं खोला जाएगा। दूसरा एक बैरागढ़ है, वहां पर इसको अभी नहीं खोलने की इस तरीके ये जो परमिशन है मैं आपको पढ़ के बताना चाहूंगा कि ये जो है कंटेनमेंट और बफर क्षेत्र छोड़कर इसको फैसला लिया गया है। अभी जस्ट ये फैसला आया और इसको पूरी डिटेल जल्द से जल्द पूरी दर्शकों को हम बताएंगे। सुमित, अगरचे आपका बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो राजधानी में जल्द ही बाजार खुल सकते हैं। जिला प्रशासन बाजार खोलने की शर्तों के साथ मंजूरी दे सकता है, लेकिन इसमें भी कुछ नियम हैं। ऑड इवन की तर्ज पर दुकानें खुलेंगी, अलग अलग दिन अलग अलग चीजों की दुकानें खुलेंगी। वही कांग्रेस ने 3 नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की है। सागर, मुरैना और रायसेन में जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं। सागर ग्रामीण के जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं नरेश जैन। देवेंद्र पटेल को रायसेन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मुरैना शहर जिलाध्यक्ष बने हैं दीपक शर्मा। उपचुनाव से पहले जिलाध्यक्षों की नियुक्ति कांग्रेस ने की है। उपचुनाव आने हैं जो कि दोनों ही पार्टियों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, कांग्रेस ने इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। इससे पहले भी जिलाध्यक्षों की नियुक्ति कांग्रेस कर चुकी है और अब 3 नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति कांग्रेस ने की है। वहीं त्योथर के बरहा गांव में पेड़ के नीचे खुले में परिवार को क्वारंटीन करने पर प्रशासन की तरफ से कार्रवाई हुई है। जनपद पंचायत सीईओ संजय सिंह को सस्पेंड कर दिया गया। तो पंचायत समन्वयक, खंड पंचायत अधिकारी, रोजगार सहायक की सेवा समाप्त कर दी गई। रीवा कमिश्नर डॉक्टर अशोक भार्गव के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। आपको बता दें, बंसल न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। अब बंसल न्यूज की खबर का असर हुआ है।